दोस्तों जरा सोचिए, शहर की सबसे बड़ी अदालत, चारों तरफ पुलिस, वकील, कैमरे और उसी अदालत के गेट के बाहर एक फटे कुर्ते वाला गरीब किसान हाथ में सिंदूर की डिबिया लिए खड़ा है। और जिस औरत का वो इंतज़ार कर रहा है वो कोई आम औरत नहीं, वो है इस शहर की सबसे सख्त, सबसे ईमानदार जज साहिबा। और फिर सबके सामने वो किसान वो कर बैठता है जिसे देखकर पूरा शहर सन्न रह जाता है। वो जज साहिबा की मांग में सिंदूर भर देता है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। असली कहानी तो उस सिंदूर के पीछे छिपे 22 सालों के दर्द की है। एक ऐसा राज जो जब खुलेगा तो आपकी आंखें भी रोके नहीं रुकेंगी। इसलिए मेरी आपसे विनती है, इस कहानी को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि इसका आखिरी सच सुनकर आप भी कहेंगे काश ऐसा प्यार हर किसी को मिले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। सुबह के 9 बज रहे थे। शहर की हाई कोर्ट के बाहर वही रोज वाली भागदौड़ थी। काले कोट वाले वकील फाइलें दबाए तेज कदमों से अंदर जा रहे थे। चाय वाले की केतली से भाप उठ रही थी। गेट पर खड़े पुलिस वाले हर आने जाने वाले को घूर रहे थे। रिक्शे वाले सवारियां उतार रहे थे और सीढ़ियों पर बैठे कुछ बूढ़े लोग अपने सालों पुराने मुकदमों की तारीखों का हिसाब लगा रहे थे। लेकिन उस दिन उस भीड़ में एक आदमी ऐसा भी था जो ना किसी वकील को ढूंढ रहा था, न किसी तारीख का इंतजार कर रहा था। वो अदालत के सामने वाले नीम के पेड़ के नीचे चुपचाप खड़ा था। उम्र कोई 45 के आसपास, शरीर सूखकर लकड़ी जैसा हो चुका था। बदन पर धुला हुआ लेकिन जगह जगह से सिला हुआ सफ़ेद कुर्ता, पैरों में घिसी हुई चप्पलें जिनमें से एक का अंगूठा टूटा हुआ था और उसे जूट की रस्सी से बांधा गया था। चेहरे पर हफ्तों की बड़ी हुई दाढ़ी और आँखें, दोस्तों उसकी आँखें ऐसी थी जैसे किसी ने जिंदगी भर का दर्द उनमें भरकर सील कर दिया हो। उसका नाम था केशव, गांव रामपुरा का किसान केशव। और उसके कांपते हाथों में थी एक छोटी सी पुरानी पीतल की डिबिया जिसके अंदर रखा था सिंदूर। वो बार बार अपनी मुट्ठी खोलकर उस डिबिया को देखता, फिर मुट्ठी बंद कर लेता, जैसे डर रहा हो कि कहीं ये भी हाथ से ना छूट जाए, जैसे ज़िंदगी में बाकी सब कुछ छूट गया था। पास खड़े एक चपरासी ने उसे घूरते हुए पूछा, ए किसका केस है तेरा? यहाँ क्यों खड़ा है सुबह से? केशव ने धीमे से सिर उठाया और बोला, केस नहीं है साहब, बस किसी से आखिरी बार मिलना है। चपरासी हंस दिया, यहाँ अदालत में लोग मिलने नहीं आते, बिछड़ने आते हैं। केशव हल्का सा मुस्कुराया और दोस्तों वो मुस्कान इतनी टूटी हुई थी कि चपरासी की हंसी भी अपने आप बंद हो गई। केशव ने आसमान की तरफ देखकर बस इतना कहा, बिछड़ चुका तो 22 साल पहले ही था साहब, अब तो बस हिसाब बराबर करने आया हूँ, प्यार का हिसाब। तभी अदालत के गेट पर हलचल तेज हो गई। एक सफ़ेद सरकारी गाड़ी आकर रुकी। आगे पीछे सुरक्षा वाली जिप्सियाँ, पुलिस वाले फ़ौरन सावधान खड़े हो गए। वकीलों की भीड़ में फुसफुसाहट दौड़ गई। जज साहिबा आ गई, जज साहिबा आ गई। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और उतरी जस्टिस वैदेही शर्मा। सफ़ेद साड़ी, काला कोट, कसकर बंधा जूड़ा, आंखों पर हल्का चश्मा और चेहरे पर वो शक्ति जिसके चर्चे पूरे राज्य में थे। लोग कहते थे वैदेही शर्मा की अदालत में बड़े से बड़ा नेता भी पसीने से भीग जाता है। 22 सालों के करियर में ना कोई दाग, ना कोई समझौता, पत्थर की तरह मजबूत, बर्फ़ की तरह ठंडी। लेकिन दोस्तों, दुनिया को कहाँ पता था कि ये पत्थर अंदर से कब का टूटा हुआ था। वैदेही सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, तभी उनकी नज़र नीम के पेड़ के नीचे खड़े उस किसान पर पड़ी और उनके कदम वहीं जम गए। हाथ से फाइलें छूटते छूटते बची, चश्मे के पीछे की आंखें फैल गई, होठ हल्के से कांपे और 22 साल पुराना एक नाम जो उन्होंने अपनी जुबान पर ताला लगाकर बंद कर दिया था, अंदर ही अंदर गूंज उठा, केशव। केशव धीरे धीरे आगे बढ़ा,
भीड़ हैरान होकर देखने लगी। पुलिस वाले रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन वैदेही ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। ये देखकर तो सब और हैरान हो गए। जज साहिबा खुद एक फटेहाल किसान के लिए रुकी हुई है। केशव उनके सामने आकर खड़ा हो गया। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। ना कोई शब्द, ना कोई आवाज़, बस 22 सालों का सन्नाटा दो जोड़ी आंखों के बीच बह रहा था। फिर केशव ने कांपती आवाज़ में कहा, पहचान लिया ना वैदेही? जज साहिबा का गला सूख गया। उन्होंने खुद को संभालते हुए सख्त आवाज़ बनाने की कोशिश की। ये अदालत है, यहाँ मुझे इस नाम से बुलाने की इजाज़त किसी को नहीं है। केशव मुस्कुराया, वही टूटी हुई मुस्कान। इजाज़त? उसने धीमे से कहा। इजाज़त तो उस दिन भी नहीं मांगी थी वैदेही, जिस दिन तालाब किनारे तुम्हारे लिए पहली बार कनेर के फूल तोड़े थे। और आज भी नहीं मांगूंगा, क्योंकि आज मैं आखिरी बार मिलने आया हूँ। आखिरी बार। ये दो शब्द जैसे तीर बनकर वैदेही के सीने में उतर गए। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो 22 साल पहले एक छोटे से गांव रामपुरा में एक तालाब के किनारे शुरू हुई थी। चलिए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। 22 साल पहले रामपुरा एक छोटा सा हरा भरा गांव था। गांव के बीचों बीच एक पुराना तालाब, तालाब के किनारे बरगद का विशाल पेड़ और पेड़ के पास मास्टर दीनदयाल शर्मा का छोटा सा घर। मास्टर दीनदयाल गांव के स्कूल के अध्यापक थे, ईमानदार, सीधे साधे और किताबों से प्यार करने वाले। उनकी एक ही बेटी थी वैदेही, 18 साल की, हिरनी जैसी आंखों वाली और इतनी तेज़ दिमाग कि पूरे इलाके में उसके नंबरों के चर्चे होते थे। मास्टर जी का एक ही सपना था, मेरी बेटी एक दिन जज बनेगी और गरीबों को इंसाफ देगी। और उसी गांव में था केशव, 23 साल का जवान किसान। माँ बाप बचपन में गुजर गए थे। विरासत में मिली थी 2 बीघा ज़मीन, एक बूढ़ी भैंस और हड्डियों में भरी अपार मेहनत। पूरा गांव कहता था केशव के हाथ में जादू है, बंजर ज़मीन में भी सोना उगा दे। केशव पढ़ा लिखा नहीं था, बस चौथी तक पढ़ा था। लेकिन दोस्तों, दिल का इतना साफ था कि गांव की दादी नानी कहती थी, केशव जैसा बेटा भगवान हर माँ को दे। और फिर आई वो शाम, सावन की पहली बारिश वाली शाम। वैदेही तालाब किनारे से किताबें लेकर लौट रही थी कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। किताबें भीगने लगीं। वो घबराकर इधर उधर देखने लगी। तभी सामने से केशव आता दिखा। उसने बिना कुछ कहे अपने कंधे का अंगोछा उतारा और वैदेही की किताबों पर डाल दिया। खुद पूरा भीगता रहा, लेकिन किताबें बचा ली। वैदेही ने हैरानी से पूछा, तुम खुद भीग रहे हो और किताबें बचा रहे हो? केशव ने भीगे चेहरे से मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं तो मिट्टी का आदमी हूँ बिटिया, भीग कर और निखर जाऊँगा। लेकिन ये किताबें भीग गई तो तुम्हारा सपना भीग जाएगा। और सुना है तुम्हें जज बनना है, गांव की पहली जज। दोस्तों, कभी कभी प्यार किसी बड़े वादे से शुरू नहीं होता, वो शुरू होता है ऐसी ही छोटी सी बात से, जब कोई आपके सपने को अपनी ज़रूरत से ऊपर रख दे। उस दिन वैदेही घर तो लौट गई, लेकिन उसका मन उस तालाब किनारे उस भीगे हुए किसान के पास ही छूट गया। उस बारिश के बाद जैसे मौसम ही बदल गया। अब वैदेही रोज़ शाम तालाब किनारे पढ़ने बैठती और केशव अपने खेत से लौटते वक्त वहीं से गुजरता। पहले दुआ सलाम, फिर 2 बातें, फिर घंटों की बातें। वैदेही उसे कानून की किताबों के किस्से सुनाती। केशव, पता है, कानून की नज़र में राजा और रंक बराबर होते हैं। केशव हंसकर कहता, ये किताबों में होता होगा बिटिया, असल ज़िंदगी में तो गरीब की फरियाद अमीर के दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती है। वैदेही जिद से कहती, मैं जज बनूंगी ना, तब देखना, मेरी अदालत में गरीब की आवाज़ सबसे पहले सुनी जाएगी। और केशव बस उसे देखता रहता, उसकी चमकती आंखों को, उसके सपनों को। फिर धीमे से कहता, तुम जरूर जज बनोगी वैदेही, और जिस दिन तुम काला कोट पहनोगी ना, उस दिन इस गांव की मिट्टी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। धीरे धीरे केशव की आदतें बदलने लगीं। अब वो हाट से लौटते वक्त चुपचाप
वैदेही के दरवाजे पर पुराने अखबार रख जाता, बिटिया को पढ़ने के काम आएंगे। अपने हिस्से का दूध मास्टर जी के घर भिजवा देता। पढ़ने वाले दिमाग को ताकत चाहिए। और जब वैदेही पूछती, तुम मेरे लिए इतना सब क्यों करते हो, तो वो बस मुस्कुराकर खेतों की तरफ देखने लगता। फिर आया गांव का मेला, दशहरे का मेला, रंग बिरंगी चूड़ियों की दुकानें, झूले, जलेबी की खुशबू, और उसी मेले में भीड़ से थोड़ा अलग बरगद के पीछे वैदेही ने पहली बार अपने दिल की बात जुबान पर ला दी। केशव, अगर मैं जज बन गई तो लोग कहेंगे मैं बहुत बड़ी हो गई, लेकिन सच बताऊं, मुझे बड़ा नहीं बनना, मुझे बस तुम्हारा बनना है। केशव के हाथ से जलेबी का दोना छूट गया। वो कांपती आवाज़ में बोला, वैदेही, ये क्या कह रही हो? मैं एक गरीब किसान, और तुम? वैदेही ने उसकी बात काट दी। उसने मेले से खरीदे 2 गुलाब के फूल केशव की हथेली पर रखे और कहा, प्यार हैसियत नहीं देखता केशव, प्यार नियत देखता है, और तुम्हारी नियत से ज़्यादा साफ मैंने इस दुनिया में कुछ नहीं देखा। ये फूल संभाल कर रखना। जिस दिन मैं जज बन जाऊंगी, उस दिन इन्हीं फूलों के बदले तुमसे सिंदूर मांगूंगी। दोस्तों, केशव ने वो 2 गुलाब के फूल एक कपड़े की पोटली में बांधकर अपने सीने से लगा लिए। उसे क्या पता था कि ये फूल तो सूख जाएंगे, लेकिन इनसे जुड़ा वादा 22 साल तक उसके सीने में हरा रहेगा। लेकिन दोस्तों, जब किस्मत को किसी की खुशी से जलन होती है ना, तो वो सबसे पहले उसके सपनों पर वार करती है। उस साल रामपुरा में सूखा पड़ा, खेत फट गए, फसलें जल गई, और गांव के लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाने पहुंच गया ठाकुर भानु प्रताप सिंह, इलाके का सबसे बड़ा सूदखोर। सफ़ेद कुर्ता, गले में सोने की मोटी चेन, मुंह में पान और आंखों में सांप जैसी ठंडक। वो गरीबों को कर्ज देता था और बदले में उनकी ज़मीनें, उनकी इज्जत, उनकी जिंदगियां सब निगल जाता था। मास्टर दीनदयाल की पत्नी यानी वैदेही की माँ उसी साल बीमार पड़ गई। शहर के अस्पताल में इलाज, ऑपरेशन, दवाइयाँ, मास्टर जी की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई और मजबूरी में उन्हें ठाकुर भानु प्रताप के दरवाजे पर जाना पड़ा। ठाकुर ने कर्ज दिया, पूरे 2 लाख रुपए, और कागज पर अंगूठा लगवाते वक्त मुस्कुरा कर बोला, मास्टर, कर्ज चुका देना, वरना ब्याज में कुछ और भी चुकाना पड़ सकता है। माँ की जान तो बच गई, लेकिन घर पर कर्ज का पहाड़ टूट पड़ा। और फिर एक शाम ठाकुर भानु प्रताप अपनी जीभ से मास्टर जी के दरवाजे पर आ धमका। पान चबाते हुए बोला, मास्टर, कर्ज तो तुम 7 जन्मों में नहीं चुका पाओगे, इसलिए एक रास्ता बताता हूँ। तुम्हारी बेटी वैदेही पढ़ी लिखी है, सुंदर है, मेरे बेटे से उसका ब्याह कर दो, कर्ज माफ़ और रिश्तेदारी पक्की। मास्टर जी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने हाथ जोड़ दिए, ठाकुर साहब, बेटी का सौदा मत कराइए, वो जज बनना चाहती हैं। ठाकुर जोर से हंसा, इतनी जोर से कि आंगन में बंधी गाय भी डरकर रंभा उठी। जज, उसने ताना मारा, गरीब मास्टर की बेटी और जज, और सुना है आजकल वो उस 2 बीघा वाले किसान केशव के साथ तालाब किनारे बैठती है। मास्टर, अपनी औकात में रहो, 1 हफ्ते का समय है, या तो बेटी का हाथ, या फिर ये घर, ये नौकरी, और तुम्हारी वो बीमार पत्नी की बची कुची सांसें सब मेरे कब्जे में। दोस्तों, उस रात मास्टर दीनदयाल अपनी बेटी के सामने पहली बार बच्चों की तरह रोए, और वैदेही खिड़की के पास खड़ी तालाब की तरफ देखती रही, जहाँ कल शाम ही केशव ने कहा था, तुम जरूर जज बनोगी वैदेही। अगली सुबह वैदेही रोती हुई तालाब किनारे पहुंची। केशव को सब कुछ बता दिया। केशव सुनता रहा। उसकी मुट्ठियाँ भिजती गई, जबड़े कस गए, लेकिन आंखें शांत रही। वैदेही ने रोते हुए कहा, केशव, चलो कहीं भाग चलें, मुझे जज नहीं बनना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम चाहिए। और दोस्तों, यहाँ केशव ने वो किया जो सिर्फ सच्चा प्यार करने वाला ही कर सकता है। उसने वैदेही के कांपते हाथों को थामा और कहा, भागना कायरों का काम है वैदेही, और तुम तो इस गांव का गर्व बनने वाली हो। सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम शहर जाओगी, पढ़ोगी और जज बनोगी, लेकिन बाबा का कर्ज। केशव मुस्कुराया।
कर्ज की चिंता मत करो, भगवान सब रास्ते खोल देगा। वैदेही को क्या पता था कि भगवान नहीं, खुद केशव वो रास्ता खोलने जा रहा था। अपनी जिंदगी बंद करके उसी रात केशव शहर गया और अगली सुबह उसने अपनी 2 बीघा ज़मीन, अपने पुरखों की निशानी, अपनी माँ की आखिरी अमानत एक जमींदार के हाथों बेच दी। भैंस बेच दी, घर के बर्तन तक बेच दिए और पूरे 2,30,000 रुपये लेकर रात के अंधेरे में मास्टर दीनदयाल के घर पहुंचा। मास्टर जी हैरान रह गए। केशव, ये पैसे? केशव ने हाथ जोड़कर कहा, मास्टर जी, ये कर्ज नहीं, गुरु दक्षिणा समझ लीजिए। बस मेरी 2 शर्तें हैं। पहली, ठाकुर का कर्ज कल सुबह ही चुका दीजिएगा, और दूसरी, केशव की आवाज़ भर्रा गई, दूसरी ये कि वैदेही को कभी मत बताइएगा कि ये पैसे कहाँ से आए। उसे शहर भेज दीजिए पढ़ने के लिए और उससे कह दीजिएगा कि केशव किसी और गांव में किसी और से ब्याह करके चला गया। मास्टर जी की आंखें फट गई। ये क्या कह रहे हो बेटा? वो तुमसे प्यार करती है, तुम उससे प्यार करते हो, फिर ये झूठ क्यों? और दोस्तों, केशव का जवाब जरा दिल थाम कर सुनिएगा। उसने कहा, क्योंकि मास्टर जी, अगर उसे सच पता चला तो वो मेरी मोहब्बत में बंद कर यहीं रह जाएगी और उसका सपना मर जाएगा, और मैं उसके सपने का कातिल नहीं बन सकता। उसे मुझसे नफरत हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन वो जज जरूर बने। प्यार का मतलब पाना नहीं होता मास्टर जी, प्यार का मतलब होता है जिसे चाहो उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा देना, चाहे रास्ते में खुद मिट क्यों ना जाओ। उस रात मास्टर दीनदयाल ने एक गरीब किसान के पैर छू लिए और केशव आसमान के तारों के नीचे अकेला तालाब किनारे बैठकर रात भर रोता रहा। अगली सुबह कर्ज चुका दिया गया। ठाकुर भानु प्रताप तिलमिला उठा, ये पैसे आए कहाँ से? लेकिन कोई जवाब ना मिला और हफ्ते भर बाद वैदेही को बताया गया, केशव शादी करके परदेश चला गया। उसने कहा है, गरीब किसान और जज का कोई मेल नहीं। वैदेही टूट गई, बिखर गई, रात रात भर रोई। फिर एक दिन उसने अपने सारे आंसू पोंछे, अपनी चूड़ियाँ उतारी, किताबें उठाई और शहर चली गई। उसने कसम खाई, अब इस दिल में सिर्फ किताबें रहेंगी और कुछ नहीं। और उधर केशव दूसरों के खेतों में मजदूरी करने लगा। अपनी ही ज़मीन पर, जो अब उसकी नहीं थी, वो हल चलाता और हर शाम तालाब किनारे बैठकर उस सूखे गुलाब की पोटली को सीने से लगाकर बस एक ही दुआ मांगता, हे भगवान, मेरी वैदेही को जज बना देना, बस, और कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, फिर से मैं अपनी रफ्तार से चलता रहा। वैदेही ने शहर में दिन रात एक कर दिए, लॉ की पढ़ाई में टॉप किया, फिर जजों की परीक्षा पास की। मास्टर दीनदयाल की छाती गर्व से चौड़ी हो गई, लेकिन वो सच वो कभी अपनी बेटी को नहीं बता पाए। शायद डरते थे कि सच जानकर बेटी का बना बनाया संसार फिर बिखर ना जाए। और फिर एक दिन मास्टर जी भी इस दुनिया से चले गए। वो राज अपने सीने में दफन करके माँ पहले ही जा चुकी थी। वैदेही जस्टिस वैदेही शर्मा बन गई, तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ती गई, लेकिन उसने शादी नहीं की। लोग पूछते तो बस इतना कहती, अदालत मेरा घर है, इंसाफ मेरा परिवार। लेकिन दोस्तों, हर रात जब वो अकेली अपने बड़े से सरकारी बंगले में बैठती तो ना जाने क्यों एक भीगा हुआ चेहरा, एक अंगोछा और तालाब किनारे की वो शामें उसकी आंखों के सामने घूम जाती और वो खुद से कहती, नफ़रत करती हूँ मैं उससे, नफ़रत। लेकिन आंखों से बहता पानी हर बार उसके झूठ की गवाही दे देता। और उधर रामपुरा में केशव की ज़िंदगी मजदूरी, भूख और इंतज़ार में कटती रही। उसने भी शादी नहीं की। गांव वाले रिश्ते लाते तो हंसकर टाल देता, अरे मेरी शादी तो हो चुकी है, मेरे खेतों से, मेरी मेहनत से। जिस दिन अखबार में खबर छपी, रामपुरा की बेटी वैदेही शर्मा बनी जज, उस दिन केशव ने पूरे गांव में अपनी मजदूरी के पैसों से जलेबी बंटवाई। लोग पूछते, केशव तू इतना खुश क्यों है? वो बस आसमान की तरफ देखकर कहता, आज मेरी फसल पक गई रे, आज मेरी फसल पक गई। हर साल वैदेही की हर तरक्की की खबर केशव अखबार से कटवाकर उसी पोटली में उन सूखे गुलाबों के साथ रख लेता। 22 सालों में वो पोटली
उसकी पूरी दुनिया बन गई थी। लेकिन दोस्तों, मेहनत और गम दोनों मिलकर शरीर को अंदर से खा जाते हैं। पिछले कुछ महीनों से केशव को खांसी रहने लगी थी, पहले हल्की, फिर गहरी, और फिर एक दिन खांसी के साथ हथेली पर खून आ गया। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी और सिर झुका लिया। फेफड़े जवाब दे चुके हैं, बीमारी आखिरी स्टेज पर है, इलाज बहुत महंगा है, और सच कहूँ तो अब समय भी ज़्यादा नहीं बचा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हफ्ते। केशव ने रिपोर्ट हाथ में ली, अस्पताल की सीढ़ियों पर बैठा, और जानते हैं उसने पहला सवाल खुद से क्या पूछा? ये नहीं कि मैं क्यों, ये नहीं कि अब क्या होगा, उसने पूछा मरने से पहले एक बार, बस एक बार वैदेही को देख तो लूँ। और फिर उसने वो फैसला किया जिसने हमें ये कहानी दी। उसने अपनी आखिरी जमा पूंजी से हाट से एक चीज़ खरीदी, सिंदूर की एक डिब्बियाँ, और शहर की बस पकड़ ली, उस शहर की जहाँ की हाई कोर्ट में उसकी वैदेही इंसाफ की कुर्सी पर बैठती थी। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि उस सुबह नीम के पेड़ के नीचे खड़ा वो किसान किस मिट्टी का बना था, और उसकी डिबिया में सिर्फ सिंदूर नहीं, 22 साल की तपस्या बंद थी। अदालत के बाहर वैदेही और केशव आमने सामने खड़े थे। भीड़ बढ़ती जा रही थी, मोबाइल कैमरे निकल आए थे। वैदेही ने खुद को पत्थर बनाने की आखिरी कोशिश की। जो भी कहना है जल्दी कहो, मेरे पास समय नहीं है, केशव ने धीमे से कहा। 22 साल इंतजार करने वाले से 2 मिनट भी भारी लग रहे हैं वैदेही। इंतजार, वैदेही की आवाज़ में 22 साल का लावा फूट पड़ा। इंतजार की बात तुम करो केशव, तुम जो शादी करके परदेश भाग गए थे, जिसने कहा था गरीब किसान और जज का कोई मेल नहीं, आज किस मुंह से आए हो यहाँ? भीड़ सन, पुलिस वाले हैरान, और केशव बस मुस्कुरा दिया। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, हाँ, यही सुनाया गया था ना तुम्हें, यही सच बताया गया था। फिर उसने वैदेही की आंखों में आंखें डाली। अच्छा, एक बात बताओ जज साहिबा, तुम तो सबूतों पर फैसले देती हो ना, कभी मेरे खिलाफ कोई सबूत देखा? वो दुल्हन देखी जिससे मैंने शादी की, वो गांव देखा जहां मैं बस गया, या बस सुनी सुनाई गवाही पर एक गरीब किसान को 22 साल की सज़ा दे दी? वैदेही के चेहरे का रंग उड़ गया, उसका वकील दिमाग पहली बार कांप गया। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? केशव ने जेब से वो पुरानी मैली कपड़े की पोटली निकाली, धीरे धीरे कांपते हाथों से खोली, और उसमें से निकले 2 सूखे गुलाब और अखबारों की 22 कतरनें। हर कतरन पर वैदेही की कोई न कोई खबर, वकालत पास करने से लेकर हाई कोर्ट जज बनने तक हर एक खबर। केशव ने वो पोटली वैदेही की तरफ बढ़ाई और कहा, जिस आदमी ने शादी कर ली थी वो 22 साल किसी और औरत की कामयाबी की कतरनें सीने से लगाकर क्यों सोता वैदेही? और ये गुलाब, पहचानती हो इन्हें? दशहरे का मेला, बरगद का पेड़, और तुम्हारा वो वादा, जिस दिन जज बन जाऊंगी इन्हीं फूलों के बदले तुमसे सिंदूर मांगूंगी। दोस्तों, वैदेही शर्मा, हाई कोर्ट की वो जज जिसके सामने बड़े बड़े अपराधी कांपते थे, उस दिन सरेआम अदालत की सीढ़ियों पर कांपने लगी। उसके हाथ से फाइल गिर गई, कागज हवा में बिखर गए, लेकिन उन्हें उठाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वहाँ खड़ा हर इंसान सांस रोके इस मंजर को देख रहा था। वैदेही ने कांपते होठों से पूछा, तो वो झूठ किसने, क्यों? और तभी भीड़ को चीरता हुआ एक भारी आवाज़ गूंजी, वाह क्या नाटक चल रहा है हाई कोर्ट के बाहर। सब पलटे, सफ़ेद कुर्ता, सोने की चेन, पान से रंगे होठ, और वही सांप जैसी आंखें जो 22 साल में और जहरीली हो चुकी थी। ठाकुर भानु प्रताप सिंह, जी हाँ दोस्तों, वही ठाकुर जो आजकल शहर में बैठकर ज़मीनों के घोटाले करता था, और संयोग देखिए उसी हाई कोर्ट में उसके खिलाफ केस चल रहा था, और केस की जज थी वैदेही शर्मा। ठाकुर ने ताना मारते हुए कहा, अरे केशव, तू अभी तक जिंदा है रे? मुझे तो लगा था ज़मीन बेचकर, भूखा मरकर कब का निपट गया होगा। केशव की मुट्ठियाँ भिज गई, लेकिन वैदेही के दिमाग में जैसे बिजली कौंधी।
उसने धारदार आवाज में पूछा। जमीन बेचकर? कौन सी जमीन ठाकुर? केशव ने जमीन क्यों बेची थी? ठाकुर के चेहरे का पान वाला रंग एक पल को फीका पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि वो ज़्यादा बोल गया, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। केशव ने वैदेही को रोकना चाहा। वैदेही, जाने दो पुरानी बातें। लेकिन वैदेही अब जज नहीं, 22 साल से जवाब ढूंढती एक औरत थी। वो ठाकुर की तरफ बढ़ी। जवाब दो ठाकुर, ये बात मेरे पिता के कर्ज से तो नहीं जुड़ी? वो कर्ज जो अचानक रातों रात चुक गया था। और तभी भीड़ में से एक बूढ़ी आवाज़ आई, मैं बताऊंगा बिटिया। सब पलटे। लाठी टेकता एक बूढ़ा आदमी आगे आया। रामपुरा का पुराना पटवारी राम सहाय काका, जो उस दिन रजिस्ट्री के वक्त खुद मौजूद था। उसने कांपती आवाज़ में कहा, 22 साल से ये बोझ छाती पर रखकर जी रहा हूँ बिटिया, अब और नहीं। जिस रात तेरे बाप का कर्ज चुका था, उसी सुबह इस केशव ने अपनी 2 बीघा ज़मीन बेची थी। अपनी माँ की अमानत, अपने बाप की निशानी सब बेचकर पूरे पैसे तेरे बाप के हाथ में रखे थे और कसम ली थी सबसे कि तुझे कभी पता ना चले। कहता था वैदेही को सच पता चला तो वो मेरी मोहब्बत में बंधकर रह जाएगी और उसका जज बनने का सपना मर जाएगा। बिटिया, तू जिस कुर्सी पर बैठती है ना, उस कुर्सी की पहली ईंट इस गरीब की ज़मीन से निकली थी। दोस्तों, उस पल हाई कोर्ट के बाहर सैकड़ों की भीड़ में ऐसा सन्नाटा छाया जैसे वक्त ने खुद सांस रोक ली हो। वैदेही धीरे धीरे केशव की तरफ मुड़ी। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। चश्मा हाथ में आ गया, जूड़ा ढीला पड़ गया और हाई कोर्ट की वो सख्त जज सबके सामने फूट फूट कर रो पड़ी। तुमने ऐसा क्यों किया केशव? मैंने 22 साल तुमसे नफरत की। हर रात तुम्हें बेवफा कहकर कोसा और तुम मेरा सपना सींचते रहे, अपना खून देकर। केशव ने भीगी आंखों से मुस्कुरा कर कहा, किसान हूँ वैदेही, हमें तो बस एक ही काम आता है, बीज बो, खुद धूप में जलो और फसल दुनिया को दे दो। तुम मेरी सबसे सुंदर फसल हो जज साहिबा। भीड़ में खड़ी औरतें आंचल से आंखें पोंछ रही थी। पुलिस वाले नजरें झुकाए खड़े थे और कैमरे सब कुछ लाइव दिखा रहे थे। पूरा शहर, पूरा राज्य रो रहा था। ठाकुर भानु प्रताप ने भागने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने घेर लिया। वैदेही ने आंसू पोंछे और गरजती आवाज़ में कहा, इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा, इसका फैसला कानून करेगा और यकीन मानो इस बार इंसाफ में देर नहीं होगी। पुलिस ने ठाकुर को हिरासत में ले लिया। उसके घोटालों के सबूत पहले से अदालत में थे और आज उसकी जुबान ने खुद उसके पुराने पाप भी खोल दिए थे। और फिर दोस्तों, आया वो पल जिसके लिए ये पूरी कहानी लिखी गई। केशव को अचानक तेज खांसी का दौरा पड़ा। वो लड़खड़ाया, हथेली मुंह पर रखी और जब हथेली हटी तो उस पर खून था। वैदेही की चीख निकल गई, केशव! वो दौड़कर उसे संभालने लगी, लेकिन केशव ने उसका हाथ थाम लिया और घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। कांपते हाथों से उसने वो पीतल की डिबिया निकाली और खोली। लाल सिंदूर सुबह की धूप में अंगारे जैसा दहक उठा। केशव ने टूटती सांसों से कहा, वैदेही, 22 साल पहले एक मेले में तुमने 2 गुलाब देकर सिंदूर मांगा था। मैं वो कर्ज लेकर मर नहीं सकता। किसान हूँ, कर्ज में मरना हमारी किस्मत में पहले से ही बहुत लिखा है। कम से कम प्यार का कर्ज तो चुका दूँ। बोलो, इजाज़त है? दोस्तों, हाई कोर्ट की जज जिसके एक इशारे पर अदालतें खामोश हो जाती थी, उसने उस दिन सैकड़ों लोगों, दर्जनों कैमरों और पूरे कानून के सामने अपना सिर झुका दिया और अपनी मांग उस गरीब किसान के सामने कर दी। और केशव ने अपने कांपते, मेहनत से फटे, खून लगे हाथों से चुटकी भर सिंदूर उठाया और जज साहिबा की मांग में भर दिया। एक पल को जैसे पूरी कायनात रुक गई। फिर भीड़ में से किसी बूढ़ी अम्मा की आवाज़ आई, जुग जुग जियो बेटा। और फिर तालियों और सिसकियों का ऐसा सैलाब उठा कि अदालत की पत्थर की दीवारें भी जैसे पिघल गई। पुलिस वाले रो रहे थे, वकील रो रहे थे, रिपोर्टर कैमरे के पीछे आंसू पोंछ रहे थे और सोशल मीडिया पर एक ही बात चल रही थी,
गरीब किसान ने हाई कोर्ट के बाहर जज साहिबा की मांग भर दी। लेकिन दोस्तों, ये कहानी की सबसे खूबसूरत तस्वीर थी और इसके ठीक पीछे खड़ा था सबसे बड़ा दर्द, क्योंकि सिंदूर भरते ही केशव वैदेही की बाहों में बेहोश होकर गिर पड़ा। एम्बुलेंस, अस्पताल, आईसीयू, दौड़ते डॉक्टर और बाहर नंगे पैर, बिखरे बालों और मांग में दहकते सिंदूर के साथ बैठी हुई जज वैदेही शर्मा। डॉक्टर बाहर आए। वैदेही दौड़कर पहुंची। डॉक्टर, कुछ भी कीजिए, देश के सबसे बड़े अस्पताल, विदेश, जो भी खर्च हो मैं सब बेच दूंगी, बस इन्हें बचा लीजिए। डॉक्टर ने नजरें झुका ली। मैडम, यही इलाज अगर 6 महीने पहले शुरू होता तो शायद। अब बीमारी पूरे शरीर में फैल चुकी है। हमारे पास शायद कुछ ही दिन हैं। वैदेही दीवार के सहारे बैठती चली गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, इलाज पहले क्यों नहीं करवाया इन्होंने? पीछे खड़े राम सहाय काका ने धीमे से कहा, पैसे कहाँ थे बिटिया? जो थे वो तो 22 साल पहले तेरे सपने में लगा दिए थे। दोस्तों, उस रात अस्पताल के उस गलियारे में एक जज ने जाना कि कानून की किताबें जिंदगी के हर इंसाफ का हिसाब नहीं रखती। कुछ अदालतें ऊपर वाले की होती हैं। अगले कुछ दिन वैदेही ने अदालत से छुट्टी ले ली। पूरा देश हैरान था। वो जज जिसने 22 साल में एक छुट्टी नहीं ली, वो दिन रात एक सरकारी अस्पताल के जनरल वार्ड में एक किसान का सिरहाना थामे बैठी थी। केशव ने प्राइवेट कमरा लेने से मना कर दिया था। बोला, जिंदगी भर गरीबों के बीच रहा, जाते वक्त भी इन्हीं के बीच रहने दो। यहाँ की दुआएं असली होती हैं। उन आखिरी दिनों में दोनों ने 22 साल की बातें की। केशव पूछता, अच्छा ये बताओ, काला कोट पहनकर पहली बार कुर्सी पर बैठी थी तो कैसा लगा था? वैदेही रोते रोते हंस देती। डर लग रहा था, बहुत डर। केशव मुस्कुराता, पगली, जिस दिन तू जज बनी थी उस दिन मैंने पूरे गांव में जलेबी बांटी थी। लोग पूछते थे किस खुशी में? मैं कहता था मेरी फसल पक गई। एक शाम वैदेही ने पूछा, केशव एक बात बताओ, 22 साल अकेले कैसे काट लिए? केशव ने खिड़की के बाहर डूबते सूरज को देखा और कहा, अकेला कहाँ था वैदेही? हर सुबह अखबार में तुझे ढूंढता था, हर बारिश में तालाब किनारे तुझसे बातें करता था और हर रात इन सूखे गुलाबों से पूछता था, आज मेरी वैदेही ने खाना खाया होगा ना? दोस्तों के साथ हंसी होगी ना? बस ऐसे ही कट गए 22 साल। वैदेही ने उसका हाथ अपने माथे से लगा लिया और रो पड़ी। मुझे माफ़ कर दो केशव, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई, तुम्हारे प्यार को पहचान नहीं पाई। केशव ने उसके आंसू पोंछे। माफ़ी मत मांग, जज साहिबा से माफ़ी मंगवाकर नर्क में जगह नहीं चाहिए मुझे। और दोनों रोते रोते हंस पड़े। दोस्तों, सच्चा प्यार यही तो होता है जो मौत के दरवाजे पर भी मुस्कुराने की वजह ढूंढ लेता है। और फिर आई वो भोर, मंगलवार की भोर। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी 22 साल पहले उस पहली मुलाकात वाली शाम हुई थी। केशव की सांसें उखड़ने लगी थी। मशीनों की आवाज़ धीमी पड़ रही थी। वैदेही उसका हाथ थामे बैठी थी, मांग में सिंदूर, आंखों में सावन। केशव ने बहुत धीमे से कहा, वैदेही एक आखिरी बात बोलो, मेरे जाने के बाद रोना मत। काला कोट पहनकर रोज़ अदालत जाना और जब भी किसी गरीब का केस आए ना, एक बार, बस एक बार उसकी आंखों में देख लेना। हो सकता है वहाँ तुम्हें मैं दिख जाऊं। वैदेही की रुलाई फूट पड़ी। तुम कहीं नहीं जाओगे केशव। केशव मुस्कुराया, वही पुरानी मिट्टी जैसी सच्ची मुस्कान, और बोला, किसान हूँ पगली, हम कहीं नहीं जाते, हम तो बस मिट्टी में मिलकर अगली फसल बन जाते हैं। अच्छा सुन, अगले जन्म में थोड़ा जल्दी मिलना। 22 साल बहुत लंबे होते हैं। और फिर खिड़की से आती बारिश की आवाज़ के बीच उसने आखिरी बार वैदेही को देखा। होठों पर मुस्कान आई और आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। मशीन की लंबी स्पाट आवाज़ गूंजी और हाई कोर्ट की जज वैदेही शर्मा एक गरीब किसान का सिर अपनी गोद में रखे चीख चीख कर रो पड़ी। उस दिन उस अस्पताल में डॉक्टर रोए, नर्सें रोई, वार्ड के मरीज रोए और टीवी पर ये खबर देखता पूरा देश रोया।
दोस्तों, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। केशव की अंतिम यात्रा में पूरा शहर उमड़ पड़ा और कंधा देने वालों में सबसे आगे थी सफ़ेद साड़ी और सिंदूर भरी मांग वाली जस्टिस वैदेही शर्मा। ठाकुर भानु प्रताप को अदालत ने उसके घोटालों और गरीबों की ज़मीनें हड़पने के जुर्म में 14 साल की सज़ा सुनाई और सज़ा सुनाते वक्त जज साहिबा ने सिर्फ एक लाइन कही, कानून देर कर सकता है ठाकुर, अंधा नहीं होता। फिर वैदेही रामपुरा लौटी। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी से केशव की वही 2 बीघा ज़मीन वापस खरीदी और उस पर बनवाया केशव किसान अस्पताल, जहां किसी भी किसान का इलाज मुफ्त होता है। अस्पताल के गेट पर पत्थर पर लिखवाया उस किसान की याद में जिसने अपनी ज़मीन बेचकर एक सपना उगाया था। वैदेही आज भी जज हैं, मांग में आज भी सिंदूर है और हर साल दशहरे के मेले में वो बरगद के नीचे जाती है, 2 ताजे गुलाब रखती है और धीमे से कहती है, अगले जन्म में जल्दी मिलना केशव। 22 साल सच में बहुत लंबे होते हैं। और गांव वाले कहते हैं, जब भी सावन की पहली बारिश होती है ना, तालाब किनारे किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आती है, जैसे कोई किसान अपनी फसल को देखकर खुश हो रहा हो। तो दोस्तों, ये थी केशव और वैदेही की कहानी। एक ऐसा प्यार जिसने पाने में नहीं देने में अपनी जीत मानी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, प्यार की असली पहचान कुर्बानी से होती है, हैसियत से नहीं। और जो इंसान आपके सपनों को अपने सुख से ऊपर रख दे, उससे अनमोल इस दुनिया में कुछ नहीं। दोस्तों, अगर केशव के प्यार ने आपकी आंखें नम कर दी हों तो कमेंट में एक बार दिल ज़रूर बनाइएगा और लिखिएगा, सच्चा प्यार अमर होता है। ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल संगीता कहानी कैप्सूल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि कोई भी कहानी आपसे छूट ना जाए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपनों से प्यार कीजिए और खुश रहिए। धन्यवाद दोस्तों।